देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद सबसे पहले सबसे बड़ी घटना हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार पहले चरण के चुनाव के प्रचार पूरी तरीके से थम चुके हैं। दोस्तों बताएंगे कल वोट डलने वाले और इससे पहले कौन कौन सी सीट पर कौन से गठबंधन के नेता सबसे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों बताएंगे क्या क्या कहते हैं एक्सपर्ट। इसी के साथ में बताएंगे कैसे 7 हाई प्रोफाइल सीट के अंदर एक अलग तरीके का समीकरण बन रहा है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आखिरकार चुनाव में कूदे खुद लालू प्रसाद यादव। बताएंगे इतनी बड़ी संख्या में समर्थक एकजुट हो गए। दोस्तों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बताएंगे लालू यादव जी के आने के बाद क्या स्थिति पलटेगी और कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों के अलग अलग तरीके के एनालिसिस है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर राहुल गांधी की ओर से दलित समाज के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज भेजा गया है। दोस्तों बताएंगे चुनाव में ऐसा क्या बोले हैं राहुल गांधी की भाजपाई भड़क रहे हैं और एनडीए गठबंधन वालों के होश उड़े पड़े हैं। दोस्तों इसी के साथ में चुनाव के प्रचार खत्म होने से पहले तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक और कई सारे बड़े ऐलान कर दिए। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार नए समीकरण को जन्म देगा और इस बार होगा जोरदार तरीके का बदलाव और परिवर्तन की हवा बह रही है बिहार के अंदर, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पहले चरण के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि 4.25 करोड़ लोग कल वोट डालेंगे। दोस्तों 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूरे बिहार के 18 जिलों के अंदर ये वोट डाले जाएंगे। दोस्तों 18 जिलों के 121 सीटों पर विधायकों के भविष्य का फैसला होने वाला है। दोस्तों ऐसे में अलग अलग सीटों को लेकर अलग अलग तरीके की एनालिसिस की जा रही है। दोस्तों यानी विश्लेषण किया जा रहा है। ऐसे में बिहार के 121 विधानसभा सीटों को लेकर पहले चरण पर कई सारे पत्रकारों की ओर से ग्राउंड स्तर की रिपोर्ट जुटाने के बाद बड़े दावे किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टोटल 121 सीटों में आलमनगर की सीट में इंडिया गठबंधन को बढ़त बताई जा रही है। यानी इंडिया गठबंधन ने यहां पर मुस्लिम और यादव समीकरण को एक साथ साधा है और ईबीसी समाज इस बार इंडिया गठबंधन के साथ में मजबूती से खड़ा दिखाई देने लगा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इस सीट पर अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए है। दोस्तों और बिहारीगंज विधानसभा सीट पर कल जो वोट डाले जाएंगे दोस्तों उसमें भी इंडिया गठबंधन का दबदबा बताया जा रहा है। कारण है एमवाई फैक्टर प्लस अति पिछड़ा समाज के वोट यानी वीआईपी पार्टी के समाज के वोट समीकरण पलटेंगे। दोस्तों और दूसरी ओर सिंहेश्वर एनडीए की सीट एक बार फिर से उनके पास जाती दिखाई दे रही है। बढ़त है एनडीए गठबंधन को। सिंहेश्वर सीट पर मधेपुरा में इंडिया गठबंधन का दावेदारी देखने को मिल रहा है। ऐसे सहरसा के अंदर एनडीए गठबंधन की दावेदारी मजबूत है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर सवर्ण वोट और क्योंकि शहरी इलाका है तो एनडीए गठबंधन के जीतने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। दोस्तों ऐसे ही सारी सीटों को लेकर अलग अलग पत्रकारों की ओर से अपने हिसाब से एनालिसिस दिया जा रहा है। अगर आप इस पूरे समीकरण को देखेंगे तो मोटा मोटा अनुमान यह लगाया जा रहा है कि तकरीबन 5 सीटों का अंतर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में हो सकता है। यानी इंडिया गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त पहले चरण में मिल सकती है। दोस्तों यानी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन तकरीबन 59 से 61 सीटें जीत सकता है। दोस्तों जबकि एनडीए गठबंधन को तकरीबन 56 सीटों के आसपास मिल सकता है। यानी 4 से 5 सीटें अदर्स को मिल सकती है। दोस्तों कुल मिलाकर अलग अलग तरीके की एनालिसिस सामने आ रही है, लेकिन एक जो मोटा मोटी बात चल रही है वो ये कि इस बार इंडिया गठबंधन को पहले चरण के चुनाव में हल्का सा फायदा मिल रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में अगर इस बढ़त को इंडिया गठबंधन बरकरार रखती है दोस्तों तो आसानी से सरकार बनेगी। अब देखना होगा दूसरे चरण के चुनाव में किस तरीके की स्थिति बनती है। ऐसे में दोस्तों 7 सीटें ऐसी है जहां पर जोरदार तरीके का घमासान जारी है। आपको बता दें कि तारापुर की सीट से बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लेकर लगभग सभी लोग ये मानते हैं कि ये सीट इनकी आराम से निकल सकती है। इनमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, तो इनको स्थानीय समीकरण भी सूट करता है क्योंकि भारी संख्या में कुशवाहा समाज के वोट है, तो इनके लिए आराम से ये सीट निकल जाएगी। ऐसे ही तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर की सीट को लेकर दावे हैं दोस्तों की उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लालू यादव जी के परिवार का गढ़ है, तो इस बार भी यहाँ पर एक तरफा चुनाव जीतते नजर आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा रोचक सीट अगर कोई बनी है दोस्तों तो वो है बिहार के महुआ की सीट। यानी बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत आने वाले महुआ विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान विधायक मुकेश कुमार रोशन के सामने चुनौती पेश करते हुए तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में कूद आए। दोस्तों इसके बाद तेजस्वी यादव की ओर से उनके खिलाफ प्रचार करते हुए कहा गया कि जो पार्टी के खिलाफ है उनके खिलाफ जनता भी खड़ी है और इसीलिए पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। तेज प्रताप यादव पर उनका निशाना था, लेकिन तेज प्रताप यादव क्योंकि लालू यादव जी के परिवार से आते हैं दोस्तों तो उनकी एक अपनी पकड़ है क्षेत्र के अंदर, और क्योंकि मुकेश रोशन पिछली बार भी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे तो उनकी अपनी खुद की रिकॉल वैल्यू है। तो ऐसे में यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि एलजेपी के संजय सिंह वोटों के डिवीजन के कारण यहाँ पर जीत हासिल कर ले। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन ये सीट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। वहीं पर मैथिली ठाकुर की सीट को लेकर लगभग ये बात कंफर्म है दोस्तों की ये सीट वापस से राष्ट्रीय जनता दल की ओर मुड़ रही है। कारण यह है कि ये अलीनगर की दरभंगा की सीट राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का गढ़ है दोस्तों, और पिछले चुनाव में यहाँ पर वीआईपी
वीआईपी पार्टी के नेता चुनाव जीते थे मिश्री लाल यादव, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। मैथिली ठाकुर को उतारा गया जो बाहर से आकर यहां पर चुनाव लड़ रही है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पुराने नेता और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता विनोद मिश्रा को मैदान में उतारा है दोस्तों। और विनोद मिश्रा का जनता के बीच में अच्छी खासी पहुंच है, और क्योंकि वो लोकल है अलीनगर के, और मैथिली ठाकुर की ओर से जो बातें बोली गई दोस्तों उसमें विकास का कोई एजेंडा नहीं था, तो युवा भी इस बार बीजेपी के खिलाफ यहां पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो एक तरीके से मैथिली ठाकुर की सीट फंस चुकी है, ये कहा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों पटना साहिब की शशांत शेखर वाली सीट, यानी पटना साहिब की सीट से कांग्रेस पार्टी के नेता शशांत शेखर और रत्नेश कुशवाहा बीजेपी के नेता के बीच में जबरदस्त मुकाबला है दोस्तों। यहां पर कांग्रेस पार्टी कई सालों के बाद सीट जीतना चाहती है और इसके लिए लगातार संघर्ष जारी है। काफी कांटे की टक्कर है इस सीट पर। कुल मिलाकर दोस्तों देखें तो पहले चरण के चुनाव में काफी रोचक सीटें हैं जिस पर नेता एक दूसरे के आमने सामने है दोस्तों। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आखिर चुनावी रण में कूदे लालू यादव। दोस्तों आपको बता दें कि लालू यादव पटना के दानापुर के अंदर एक रोड शो कर रहे थे। रोड शो में अपने रथ के अंदर सवार थे लालू यादव। उनको देखने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोगों का प्रचंड भीड़ दिखाई दे रहा है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल है, क्योंकि बड़े दिनों के बाद रोड शो कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, जो किसी मेगा स्टार से कम नहीं है दोस्तों। बिहार की राजनीति में अगर कोई फिनोमिना है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है, ये डंके की चोट पर बोला जा सकता है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके की प्रचंड रैली के बारे में, क्योंकि पटना दानापुर में रीतलाल यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिनको चुनाव से पहले जेल में डाल दिया गया था, ऐसे में उनके परिवार के साथ लालू यादव जी और उनका पूरा परिवार खड़ा है, राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है दोस्तों। इसीलिए रीतलाल यादव के समर्थन में वोट की अपील की गई है। देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट दानापुर सीट से सामने आता है दोस्तों। यहाँ पर राम कृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको पाटलिपुत्र से चुनाव हराकर ईसा भारती ने लोकसभा चुनाव के अंदर वापस भेज दिया था दोस्तों। उसके बाद अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बिहार चुनाव के अंदर कुटुंबा में अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया गया दोस्तों। राहुल कहते हैं कि अगर आप देश के 500 सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी की लिस्ट निकालेंगे तो आपको उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी वर्ग के लोग दिखाई नहीं देंगे। इन कंपनी में काम करने वाले लोग 10% की आबादी से आते हैं। न्यायपालिका हो या फिर ब्यूरोक्रेसी हो, हर जगह उन्हें ही जगह दी जाती है। अगर हम देश के 90% लोगों को देश के विकास में शामिल नहीं करेंगे तो एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जहां सारा धन 2-3 लोगों के हाथ में होगा। राहुल गांधी सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता की बातें कर रहे थे दोस्तों। राहुल गांधी की ओर से विक्षिप्त पूंजीवाद के खिलाफ भी टिप्पणी की गई है। कुल मिलाकर राहुल गांधी दलित समाज के लोगों के बीच में ये मैसेज भेज रहे हैं कि आपको सामाजिक न्याय तभी अच्छे तरीके से मिल पाएगा जब आपका प्रतिनिधित्व होगा, यानी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पहले चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन को एक सीट पर फिर से फायदा मिला है दोस्तों। दरभंगा के अंतर्गत आने वाले गौरा बोराम की सीट को लेकर प्रचार में जब पहुंचे थे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की थी दोस्तों। संतोष सहनी को यहां से चुनाव लड़वाया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल वीआईपी पार्टी के साथ में जरूर खड़ी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से बगावत करके मैदान में उतरे मोहम्मद अफजल अली खां टिकट वापस करने को तैयार नहीं थे दोस्तों। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं इस सीट पर मेहनत करता आया हूं, इसीलिए मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। और उसके 2 दिन के बाद, यानी जब चुनाव का अंतिम दिन था उससे 2 दिन पहले जब रैली करवाई गई दोस्तों, तो रैली में वीआईपी पार्टी भीड़ नहीं जुटा पाई, तो उनको समझ में आ गया कि इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता अफजल अली खां को ही चुनाव लड़ना चाहिए। और इसके बाद यह तय किया गया कि महागठबंधन के यहां पर औपचारिक उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अफजल अली खां होंगे। और उसके बाद दोस्तों पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अफजल अली खां का समर्थन कर रहा है। और मुकेश सहनी के भाई ने चुनाव लड़ने से अपने आप को पीछे हटाकर अफजल अली खां का समर्थन करने का ऐलान किया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही डिसीजन लिया गया है तो लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें तकरीबन 2 महीने तक बिहार का दौरा करने के बाद माहौल क्या है जानने के बाद राजीव रंजन ने बिहार के चुनाव को लेकर क्या माहौल है इस पर अपनी राय दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव से इतर बिहार के महागठबंधन के लोग अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने ये दावा किया है कि महागठबंधन इस बार बिहार के अंदर 40% वोट शेयर के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इसीलिए महागठबंधन को इस बार बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास उनका मजबूत 40% का वोट शेयर
शेयर है और अगर 40 के 40% का वोट शेयर इनके खाते में जाता है तो सारा खेला होगा और एकदम से परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर दोस्तों तकरीबन 2 महीने तक बिहार में लोगों से बात करने के बाद अगर कोई पत्रकार ये कहता है कि महागठबंधन के पास सॉलिड 40% वोट है और इसी से खेला हो सकता है, इसीलिए हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भनक लग चुकी है कि ग्राउंड स्तर के ऊपर महागठबंधन की अच्छी खासी पकड़ है। दोस्तों 200 जरूर लिखकर बताया इस पूरे मामले पर। साथ साथ पहले चरण के चुनाव के प्रचार खत्म होने से पहले तेजस्वी यादव के द्वारा कुछ बड़े ऐलान कर दिए गए दोस्तों, जिससे स्थिति ऐसी बन गई है कि लोगों के बीच में अब चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति को माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में पूरे साल के 30,000 रुपए जमा कर दिए जाएंगे। यानी बीजेपी सरकार के द्वारा जो 10,000 रुपए देने की बातें चल रही है दोस्तों, उस पर तेजस्वी यादव के द्वारा काउंटर करते हुए 30,000 रुपए केवल 3 महीने के अंदर महिलाओं के अकाउंट में पहुंचाने का वादा किया गया है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही वादा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद भारत की छवि दुनिया भर के अंदर काफी ज्यादा खराब हुई है दोस्तों। एक तरफ भारत सरकार उन्हें राष्ट्र विरोधी बताकर जेल में रख रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन ने उन्हें 2025 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना है। वे जलवायु रक्षा करने वाले नेताओं की सूची में टॉप 100 में इंगित किए गए हैं दोस्तों। मैगजीन ने कहा कि वे व्यापार और समाज को असल क्लाइमेट एक्शन की ओर ले जा रहे हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने ट्वीट करते हुए कहा कि जहां उनकी अपनी सरकार सोनम वांगचुक को राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करने में जुटी हुई है, वहीं पर टाइम मैगजीन उन्हें अपनी 2025 की टाइम 100 क्लाइमेट सूची में व्यापार को असली क्लाइमेट एक्शन की ओर ले जाने वाले दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में सम्मिलित कर रही है, सम्मानित कर रही है। और इसी से पता चलता है कि दो अलग अलग तरीके की क्या मानसिकता है दोस्तों। यानी आप समझिए कि भारत सरकार यानी बीजेपी की सरकार ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक को अरेस्ट करवाया दुनिया भर के अंदर, इससे भारत की छवि खराब हुई है। अगर आप भी मानते हैं कि टाइम्स मैगजीन में अगर 100 लोगों में उनका नाम आ रहा है तो उनका सम्मान किया जा रहा है दुनिया भर के अंदर, और कहीं ना कहीं भारत में गिरफ्तारी कहीं ना कहीं भारत की लोकतंत्र की प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल दुनिया भर के देशों के सामने रखेगा दोस्तों, जिससे भारत की छवि और ज्यादा खासकर पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर सवाल खड़े होंगे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक ने भारत के लिए क्या किया है, भारतीय सेना के लिए क्या किया है, लद्दाख के लोगों के लिए क्या किया है, यह हमेशा लोगों को याद रखना चाहिए। उन्होंने दोस्तों भारतीय सेना के लिए स्पेशल टेंट बनाकर दिया था और लद्दाख के लोगों की पानी की समस्या दूर करने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। ऐसे कई और सामाजिक कार्य थे जिसमें उन्होंने अपना रोल निभाया और एक अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर जाने गए, यानी पर्यावरणविद के तौर पर जाने गए दोस्तों। लेकिन अब उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, कहीं ना कहीं भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली पर भी विदेश के देश सवाल खड़े करते दिखाई देंगे दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुंबई की सबसे बड़ी स्लम बस्तियों में से एक धारावी के पुनर्विकास के लिए बोली लगाने वाले दुबई स्थित एक कंसोर्टियम ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है दोस्तों। कंसोर्टियम ने आरोप लगाया है कि उन्हें शीर्ष बोली दाता घोषित किया गया था, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट के नियम बदल दिए गए। इसका सीधा फायदा अडानी समूह की कंपनी को मिला। इस रिपोर्ट को भारतीय मीडिया ने तो नहीं, अलबत्ता दुबई के खलीज टाइम्स अखबार में प्रकाशित किया गया है दोस्तों। मुंबई के केंद्र में लगभग 2.4 वर्ग किलोमीटर भूमि धारावी क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों। 10 लाख से ज्यादा निवासी इस क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला बस्तियों वाला एक स्लम एरिया है दोस्तों। ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर भी यहीं पर शूट किया गया था और यहीं पर एक बच्चे की कहानी पर आधारित मूवी था। और इसी मूवी के बाद दुनिया में लोगों को पता चला कि मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है, भारत का आर्थिक राजधानी है, वहां पर एक ऐसा शहर है, एक ऐसा क्षेत्र है जो स्लम एरिया है और काफी मुश्किल में लोग वहां जीते हैं दोस्तों। ऐसे में उसके पुनर्विकास को लेकर जो परियोजना अडानी को मिली है, इस पर अब सवाल खड़े किए गए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो देखते हैं कोर्ट की ओर से इस पर सुनवाई के दौरान क्या प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों। उद्धव ठाकरे भी जमकर निशाना साधते रहे हैं अडानी को प्रोजेक्ट दिए जाने पर। साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी को एकजुट करके, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ विशाल रैली निकाली दोस्तों। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी की इस रैली का नेतृत्व किया। टीएमसी ने एसआईआर की प्रक्रिया को बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा की गई चुपचाप अदृश्य हेराफेरी करार दिया दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर आंदोलन और बड़ा होगा। अगर एसआईआर को वापस नहीं लिया गया और इसमें लोगों के वोटर आईडी में कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की गई, वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटने की कोशिश की गई, तो आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा।
बता दें कि चुनाव आयोग ने 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी टोटल 12 राज्यों के अंदर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR की कवायद को शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ TMC ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध किया और ममता बनर्जी की पार्टी BJP पर SIR के जरिए पात्र लोगों के नाम हटाने की साजिश रचने के आरोप मढ़े गए। दोस्तों, तमिलनाडु और केरला में भी सत्तारूढ़ DMK और CPM ने SIR का विरोध किया था। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को राज्य की नगर परिषद और पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने राज्य की 246 नगर परिषदों 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान और चुनावी नतीजे की तारीख का ऐलान किया है। दोस्तों, राज्य चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय में 6859 सदस्य और 288 अध्यक्ष हैं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मतदान 2 दिसंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगा। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू हो जाएगी और 17 नवंबर तक चलेगी। दोस्तों, इस बीच नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। राज्य के अंदर तकरीबन 1 करोड़ के आसपास लोग वोट डालेंगे और ये बहुत बड़ी संख्या है। इसीलिए महाराष्ट्र चुनाव में 1 साल पूरे हो चुके हैं विधानसभा चुनाव के। तो अब देखना है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन में क्या लोग एक बार फिर से बीजेपी पर अपना भरोसा जताते हैं, एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताते हैं, या फिर एनडीए गठबंधन से पूरी तरीके से उब चुके हैं और अब परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेंगे। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी दोस्तों, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें शेखपुरा विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में विरोध के स्वर उत्पन्न होने लगे हैं। दोस्तों, यानी पहले चरण का प्रचार खत्म हुआ, उसके बाद अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने शेखपुरा की सीट पर जेडीयू के कैंडिडेट उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी को हराने का अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। दोस्तों, जितेंद्र नाथ ने शहर के पटेल चौक स्थित एक निजी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को हराने की अपील करता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों, सोचिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड के साथ में गठबंधन कर रखा है और जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार इस भरोसे बैठा हुआ है कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी है, तो उपेंद्र कुशवाहा के लोग हर सीट पर उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खुलकर विरोध कर रहे हैं जेडीयू के प्रत्याशी के। इससे पता चलता है दोस्तों कि एनडीए गठबंधन में आपसी गठबंधन नहीं है बल्कि गुटबाजी है और ये गुटबाजी निरंतर जारी है, चुनाव के दरमियान भी लगातार जारी है और इस सबका रिजल्ट देखने को मिलेगा 14 तारीख को। साथ साथ दोस्तों, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक कर्म भूमि महुआ विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए तेज प्रताप यादव पहुंचे। वो कहते हैं कि महुआ हमारे लिए परिवार और पार्टी से बढ़कर है और हमेशा रहेगा। साथ ही महुआ में रोड शो के माध्यम से महुआ की जनता से आशीर्वाद लेने का दावा कर रहे हैं। महुआ की आदरणीय पूज्य जनता जनार्दन ने महुआ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन जाने से बेहद खुशी जाहिर की है और महुआ के लोग खुशी और प्रगति के माहौल में है। उनको लगता है तेज प्रताप यादव को कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया है तो महुआ विधानसभा सीट पर उनको फायदा मिलेगा। ऐसे में दोस्तों, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के होने के बावजूद खुद चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। हालांकि राबड़ी देवी ने कहा है कि तेज प्रताप यादव उनके बेटे हैं, वो अपना संघर्ष कर रहे हैं तो इनके संघर्ष का सम्मान करेंगे। और पूछा गया था कि क्या आप प्रचार करने के लिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगी लेकिन आशीर्वाद है तेज प्रताप यादव को। अब देखना यह है कि क्या तेज प्रताप यादव इस सीट पर एक ऐसे फैक्टर के तौर पर उभरेंगे जो राष्ट्रीय जनता दल को अच्छे खासे जीते हुए सीट पर हराने में भूमिका निभाएंगे, या फिर तेज प्रताप यादव अपने दम पर यह सीट निकाल कर लेकर जाएंगे। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पूरी अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री संपत सिंह ने बीते दिनों अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब वो इनेलो पार्टी में चले गए हैं। 5 नवंबर यानी आज संपत सिंह इनेलो में ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला और प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा की मौजूदगी में संपत इनेलो ज्वाइन करेंगे और 6 बार विधायक रह चुके हैं प्रोफेसर संपत सिंह। कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र में उन्होंने कहा कि अब विश्वास नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा की जनता को मजबूत प्रतिनिधित्व प्रदेश की राजनीति में दे सकती है। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के साथियों में शामिल रहे प्रोफेसर संपत सिंह 8 अगस्त 2022 को दूसरी बार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे दोस्तों। यानी वो कांग्रेस पार्टी में आते जाते रहते हैं और एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया तो नाराजगी जताते हुए उन्होंने पलटी मारी है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बिहार में राजनीति करने से पहले राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे प्रशांत किशोर दोस्तों। ऐसे में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा
बड़ा दावा किया है। प्रशांत कहते हैं कि एनडीए गठबंधन का सत्ता से बाहर जाना पूरी तरीके से तय है। उन्होंने अपने खुद के एनालिसिस के आधार पर ये बातें कही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि महागठबंधन हारेगी, वो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का सत्ता से बाहर जाना तय है। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट तरीके से कह रहे हैं कि महागठबंधन को सत्ता वापसी का मौका मिलेगा, उनको सरकार चलाने का मौका मिलेगा, क्योंकि सबको पता है कि जनसुराज पार्टी भी जानती है कि उनको इतनी सीटें नहीं मिलेगी कि वो मेजोरिटी में आ पाए। जनसुराज पार्टी इस बार के चुनाव में लॉन्च जरूर होगी, लेकिन उनके पास उस तरीके का आंकड़ा नहीं होगा जो वो खुद भी स्वीकार करते हैं कि या तो 10 के अंदर रहेंगे, 130 पहुंचेंगे, लेकिन 110, 120 ये सब आंकड़े जनसुराज के लिए आज की स्थिति में काफी मुश्किल है दोस्तों। इसीलिए कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं कि बिहार के अंदर महागठबंधन अच्छी स्थिति में है, वो सरकार बनाने की स्थिति में है। साथ साथ पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। किशनपुर में जनसभा में बोले, कहा सरिता को जिताइए, ये मंत्री बनकर क्षेत्र की सेवा करेंगी। यानी उन्होंने संकेत दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सरिता को, जो सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरी हुई है, वहां मंत्री बनाई जाएंगी। और जब मंत्री बनेगी तो क्षेत्र का विकास और तेजी से होगा। साथ साथ AIMIM के प्रत्याशी तौसीफ आलम पर दूसरा मुकदमा दायर किया गया है। किशनगंज में चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा मामला है। तेजस्वी यादव पर हमला करने की बातें करके लोगों को उकसाने से जुड़े मामले पर उन पर ये दूसरी FIR दर्ज की गई है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया है। पार्टी के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी ने 42,439 BLA अभी तक अपॉइंट कर दिए हैं और ये BLA कांग्रेस पार्टी की संगठन की ताकत होगी दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी का पूरा कैडर तैयार कर दिया गया है राजस्थान में। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।